स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम देख रहे हैं 32 जनजातियों में ये दूसरा क्लास है। पार्ट 1 आपका लोड हो चुका है। उसमें हम कुछ जनजातियों के बारे में, उसके शासन व्यवस्था के बारे में देखा है और आज ये पार्ट 2 है। इसमें बचे हुए जनजातियाँ हैं, उनकी शासन व्यवस्था को देखने के जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक काम कर लीजिए, उसके बाद पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड की सभी जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सभी चीज़ें आपको यहाँ कंप्लीट करवाई जाएंगी। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और यहाँ पे आप झारखंड जीके को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। झारखंड जीके को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, ये आपका जनजाति से रिलेटेड लास्ट वीडियो आएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो। अब हम करेंगे एमसीक्यू को डिटेल में देखेंगे। हम लोग डिटेल में उसका पीवाईक्यू देखने का प्रयास करेंगे। एग्ज़ामों से रिलेटेड जो एग्ज़ाम आपका सामने रहेगा, जैसे एक्साइज कांस्टेबल हो या फील्ड वर्कर हो। ठीक है, इन सभी एग्ज़ामों को टारगेट करने का प्रयास रहेगा हमारा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम देखते हैं आज सबर जनजाति को। सबर जनजाति की शासन व्यवस्था कैसी है? तो सबर जनजाति की अपनी शासन व्यवस्था है, जिसमें ये जातीय पंचायत रखते हैं, जातीय पंचायत लगाते हैं। जिसका प्रमुख कौन होता है? पंचायत का प्रमुख होता है आपका प्रधान। ठीक है, पंचायत का प्रमुख होता है प्रधान। सबर जनजाति में प्रधान कहा जाता है। प्रधान की सहायता करता है गोड़ाइत। ठीक है, प्रधान का सहायक आप बोल सकते हैं, सहायक होता है गोड़ाइत। ठीक है, प्रधान का सहायक गोड़ाइत। सबर जनजाति में जातीय पंचायत व्यवस्था है, जिसमें पंचायत का प्रमुख होता है प्रधान का सहायक होता है गोड़ाइत। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जो प्रधान के सभी उद्देश्यों और संदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। गोड़ाइत क्या करता है? तो प्रधान के जो संदेश रहते हैं या जो आदेश रहते हैं, उनको गांव तक पहुंचाने का कार्य करता है। जातीय पंचायत द्वारा ही गांव के सभी विवादों का निपटारा किया जाता है। ये जिसका प्रधान आपका प्रमुख प्रधान होता है, उसी के द्वारा सभी विवादों का निपटारा किया जाता है। और जातीय पंचायत के सभी पद वंशानुगत होते हैं। यहाँ पे जो जितने भी पद हैं सभी वंशानुगत हैं। ठीक है, सभी पद सबर जनजाति में वंशानुगत हैं, पंचायत के सभी पद। ठीक है, ये हो गया आपका सबर जनजाति। अब देखते हैं खोंड को। खोंड जनजाति में गांव के मुखिया को गोटिया कहा जाता है। खोंड जनजाति में गांव के प्रमुख को, गांव के मुखिया को गोटिया कहा जाता है। गोटिया, ठीक है, गोटिया कहा जाता है। जो गांव के सभी विवादों का निवारण करता है, ठीक है, उसको सुलझाता है। और वर्तमान समय में इस जनजाति में यह पद विद्यमान नहीं है। गोटिया का पद अभी खोंड में विद्यमान नहीं है प्रेजेंट में, लेकिन ये ग्राम प्रमुख मुखिया का पद होता था गोटिया। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में इसका चालन नहीं है। वर्तमान समय में इस जनजाति में जो सर्वसम्मति से सरपंच का चयन किया जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे ग्राम प्रधान जो बनता है वो सरपंच बनता है। ठीक है, इसमें सरपंच बनता है और इसका चयन ग्राम के पंचायत का प्रधान होता है। ठीक है, सरपंच जो होता है इसका चयन होता है, और यह है जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। सरपंच का जो चयन किया जाता है वो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ठीक है, गोटिया जो ग्राम पंचायत का मुखिया हुआ करता था, वो अब पद खत्म हो गया और अब जो सर्वसम्मति से सरपंच का चुनाव किया जाता है, ये ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। खोंड में यही दो पद देखे जाते हैं। ये पास्ट में विद्यमान था, प्रेजेंट में अभी खत्म हो गया। ये प्रेजेंट में विद्यमान है, पास्ट में ये नहीं था। ठीक है, यही दो बातें हैं। सबर और खोंड को आपने समझ लिया। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगली जनजातियां हैं किसान और गोंड। ठीक है, किसान और गोंड। तो किसान जनजाति जो है, इसमें पंचायती शासन व्यवस्था पाई जाती है और गांव के विवादों का निपटारा भी पंचायत द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, किसान में पंचायती व्यवस्था पाई जाती है, पंचायत पाया जाता है
और गांव के विवादों को पंचायत द्वारा ही निपटारा जाता है। कई गांव को मिलाकर परगना पंचायत भी बनाया जाता है। कई गांव को मिलाकर, यहाँ पर कई गांव को मिलकर परगना पंचायत बनाते हैं, परगना पंचायत बनाते हैं। ठीक है, कई गांव मिलकर परगना पंचायत बनाते हैं और अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है परगना पंचायत। ठीक है, अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा, 2 या 2 से अधिक गांवों का विवादों का निपटारा कौन करता है? परगना पंचायत। ठीक है, परगना पंचायत के प्रमुख अधिकारी में कौन कौन से होते हैं? तो पंचायत के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन होते हैं? तो पंचायत के प्रमुख अधिकारियों में आपको महतो देखने को मिल जाएगा, कोतवार मिल जाएगा, सरदार मिल जाएगा। ये सभी चीज़ें आपके पंचायत में देखने को मिल जाएंगे। प्रमुख अधिकारी होते हैं, महतो, कोतवार, सरदार, ये सभी पंचायत में आपको देखने को मिल जाएंगे। किसमें? किसान में। ठीक है, किसान में ये सभी अधिकारी देखने को मिल जाएंगे। अब पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को पंचायत के संचालन का सारा खर्च वहन करना पड़ता है। जैसे किसी का विवाद हो गया और वो पंचायत बुला रहा है, तो जो व्यक्ति पंचायत को बुला रहा है, उसी को सारा खर्च वहन करना पड़ेगा। पंचायत की बैठक में जितना भी खर्च लगेगा वो वही व्यक्ति वहन करेगा जो पंचायत को बुला रहा है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। ये सभी चीज़ें कहाँ देखने को मिलती है? तो वो आपको किसान में देखने को मिलती है, किसान जनजाति में। ठीक है, अब बारी आई गोंड की। गोंड में क्या है? गोंड जनजाति में क्या है? तो गोंड जनजाति में जातीय पंचायत व्यवस्था पाई जाती है। तो जी बिल्कुल पाई जाती है, पंचायत पाई जाती है। गोंड जनजाति में भी पंचायत पाई जाती है, जिसका मुखिया कौन होता है? तो बैगा होता है इसका मुखिया। ठीक है, बैगा होता है पंचायत का मुखिया। किसमें? गोंड जनजाति में। और इसे सयाना भी कहा जाता है, इसको सयाना भी कहा जाता है, सयाना। ठीक है, बैगा को सयाना भी कहा जाता है गोंड जनजाति में। गांव के सभी विवादों का निपटारा जातीय पंचायत द्वारा ही किया जाता है, जहां सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। सभी गांव के पंचायत में जुटे लोगों के द्वारा सर्वसम्मति से गांव के विवादों का निपटारा किया जाता है। सजा का मामला हो या कुछ हो, सभी चीज़ें आपस में मिलकर इसका निपटारा किया जाता है। ठीक है, और निर्णय फाइनल सभी के सर्वसम्मति से ही होता है। पंचायत द्वारा सुनाए गए फैसलों की अवहेलना करने पर व्यक्ति को सजा से समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है, जब सजा का फैसला का अवहेलना किया जाता है, जो फैसला सुना दिया गया उसका अवहेलना करने पर आपको समाज से बहिष्कृत भी कर सकते हैं। ठीक है, बहिष्कृत भी कर सकते हैं। बहिष्कृत मतलब कि समाज को, पंचायत को आपको इग्नोर नहीं करना है, इसकी आदेशों का अवहेलना नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो आपको बहिष्कृत किया जा सकता है। ऐसा इसके समाज शासन व्यवस्था में वर्णन है। ठीक है, क्षमा मांगने पर और जो बहिष्कृत व्यक्ति है उसको जाति भोज देने पर ही पुनः समाज में शामिल किया जाता है। ठीक है, क्षमा मांगकर सामाजिक भोज दिया जाता है, जाति भोज दिया जाता है, उसके बाद ही इसको वापस अपने समाज में लिया जाता है। ठीक है, ये आपका गोंड का आपने देख लिया। चेरो शासन व्यवस्था देखते हैं। चेरो जनजाति की शासन व्यवस्था में क्या स्वशासन विद्यमान है? तो जी हाँ, इसमें भी स्वशासन विद्यमान है, स्वशासन विद्यमान है। ठीक है, चेरो जनजाति में भी स्वशासन विद्यमान है। अपनी पंचायत होती है इसकी। ठीक है, जहाँ पंचायत में गांव के विभिन्न विवादों का निपटारा किया जाता है। स्वशासन में पंचायत होती है, इसकी पंचायत होती है। इसमें गांव के विभिन्न विवादों का निपटारा किया जाता है, विवाद निपटाए जाते हैं। ठीक है, और इस जनजाति में गांव, अंचल और जिला स्तर पर पंचायत की व्यवस्था है। ठीक है, ये चेरो जनजाति में गांव में पंचायत है, गांव, उसके बाद जिला है। ठीक है, गांव में है, गांव है, उसके बाद अंचल है, अंचल, उसके बाद जिला है। ठीक है, यहाँ पर आपको शासन व्यवस्था देखने को मिलेगा, पंचायत देखने को मिलेगा गांव स्तर पर, अंचल स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, गांव और जिला अंचल स्तर पर पंचायत का प्रधान, गांव और अंचल स्तर पर पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। ठीक है,
मुखिया होता है। गांव और जिला पर मुखिया होता है ग्राम प्रधान, ठीक है, मुखिया ग्राम प्रधान होता है। वहीं पे आप जिला स्तर पर चले जाइए तो पंचायत का प्रधान होता है सभापति, सभापति, ठीक है। गांव और अंचल में पंचायत का प्रमुख होता है मुखिया, वहीं पे जिला में पंचायत का प्रमुख होता है, प्रधान होता है सभापति, ठीक है। ये क्लियर हो गया। पंचायत के निर्णय का उल्लंघन करने पर दोषी को जाति व समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ये आप गौंड में भी देख लिए कि अगर पंचायत के आदेशों का अवहेलना करता है तो उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। वैसा ही चेरों में है कि पंचायत के निर्णय का उल्लंघन करने पर इसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है चीक बड़ाइक, ठीक है। चीक बड़ाइक, चीक बड़ाइक में क्या है, स्वशासन व्यवस्था है। तो यहाँ पर स्वशासन व्यवस्था नहीं है, नहीं है, स्वशासन व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कई गांव मिलाकर अंतरग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है जिसका प्रमुख राजा कहलाता है। यहाँ पे गांव स्तर पर पंचायत की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कई गांव को मिलाकर अंतरग्रामीण पंचायत की व्यवस्था की जाती है जिसका प्रमुख कौन होता है, अंतरग्रामीण पंचायत का प्रमुख कौन होता है, राजा। और राजा का सहायक कौन होता है, तो दीवान, राजा का सहायक दीवान होता है, ठीक है। दीवान, पानेर, ये सभी राजा के सहायक होते हैं। पानेर, राजा के सहायक दीवान पानेर होते हैं, ठीक है। इस जनजाति की शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत हैं। चीक बड़ाइक में सभी पद वंशानुगत है। राजा जो होगा उसी का खानदान से राजा आएगा, दीवान जो होगा उसी के खानदान से दीवान आएगा, पानेर जो है पानेर के खानदान से पानेर आएगा, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई कि इसके सभी पद जो हैं वो वंशानुगत हैं और सभी विवादों का निपटारा अंतरग्रामीण पंचायत द्वारा किया जाता है नियमों के आधार पर, ठीक है। अंतरग्रामीण पंचायत द्वारा सभी विवादों का निपटारा किया जाता है नियमों के आधार पर। चीक बड़ाइक में यही देखना है कि इसकी ग्राम स्तर पर स्वशासन प्रणाली नहीं है, लेकिन कई गांवों को मिलाकर ये अंतरग्रामीण पंचायत का गठन करते हैं जिसका प्रमुख को राजा कहा जाता है और इसके सहायक होते हैं दीवान और पानेर, ठीक है। चीक बड़ाइक आपको समझ में आ गई। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है कोरा। कोरा जनजाति में अपनी पंचायत व्यवस्था है। तो जी आपका कोरा जनजाति में ग्राम पंचायत व्यवस्था है जिसका प्रमुख कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, पंचायत का प्रमुख कौन होता है, महतो, ठीक है। कोरा में पंचायत का प्रमुख होता है महतो और महतो के सहायक के लिए प्रमाणिक तथा जोग मांझी दोनों पद होते हैं। महतो का सहायक कौन होता है, तो प्रमाणिक, ठीक है, प्रमाणिक और जोग मांझी, जोग मांझी, ठीक है। जोग मांझी पंचायत का प्रमुख कौन होता है, महतो, महतो का सहायक कौन होता है, प्रमाणिक या जोग मांझी, ठीक है। और ग्राम पंचायत में प्रचलित रीति रिवाज के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। कोई भी अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं सुना देगा। पारंपरिक समय से चली आ रही रीति रिवाजों के अनुसार ये व्यवस्था है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बात आप सब समझ में आ गई चीक बड़ाइक और कोरा का। अगला है गोड़ाइत। गोड़ाइत की अपनी शासन व्यवस्था है। तो इसकी जानकारी मिलती है कि अपने विभिन्न मामलों का निपटारा ये जातीय पंचायत के माध्यम से करते हैं। तो जब जातीय पंचायत के माध्यम से करते हैं तो मतलब शासन व्यवस्था है, जातीय पंचायत में शासन व्यवस्था है, ठीक है। और इस जनजाति में पिता की संपत्ति पुत्रों में बराबर विभाजित किया जाता है और पुत्री को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। गोड़ाइत में पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है, लेकिन वहीं पर अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री का अधिकार यहाँ पर नहीं है, ठीक है। पुत्र का अधिकार है, पुत्री का अधिकार नहीं है। आपका गोड़ाइत जनजाति में अगर पुत्र नहीं है
तो किसी और को दान में दे दिया जाएगा, लेकिन पुत्री को जमीन नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलिए कंवर जनजाति को देख लेते हैं। कंवर जनजाति में जातीय पंचायत व्यवस्था पाई जाती है। तो जी हाँ, इसमें जातीय पंचायत व्यवस्था पाई जाती है, जातीय पंचायत व्यवस्था पाई जाती है। और इसमें इसका मुखिया कौन होता है? तो मुखिया होता है सयाना। सयाना इसका मुखिया होता है कंवर जनजाति में। आपका पंचायत का मुखिया होता है सयाना। सयाना पंचायत का मुखिया होता है। और जातीय पंचायत के अतिरिक्त इनकी ग्राम पंचायत भी होती है। ठीक है, ये जातीय पंचायत के अलावा ग्राम पंचायत भी होता है। ग्राम पंचायत इसका क्या काम है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है आपका पटेल या प्रधान। ठीक है, ग्राम पंचायत के मुखिया का होता है पटेल या प्रधान, आपका प्रधान। हाँ, पटेल या प्रधान, पटेल या प्रधान। ठीक है, पटेल या प्रधान, ये कंवर जनजाति में है। इसका ग्राम पंचायत का मुखिया पटेल या प्रधान। कई गांवों को मिलाकर अंचल स्तरीय पंचायत का गठन किया जाता है, जो अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है। कई अंचलों को आपस में मिलाकर एक केंद्र पंचायत का गठन किया जाता है, जो संपूर्ण क्षेत्र से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था कंवर। कंवर के बाद देखेंगे हम लोग कोल को। ठीक है, कोल को देखेंगे। कोल क्या है? तो इस जनजाति में अपनी शासन व्यवस्था पाई जाती है, जिसका मुखिया होता है मांझी। मांझी होता है ग्राम पंचायत का मुखिया। ठीक है, मांझी। इसी पंचायत में गांव के सभी मामलों का निपटारा किया जाता है और पंचायत का फैसला सभी को मान्य होना आवश्यक है। पंचायत जो फैसला कर रहा है उसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अरे पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है। क्लियर? कोल का आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अगला है खरवार। खरवार जो है, इस जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है। इसका प्रमुख अधिकारी होता है मुखिया। ठीक है, मुखिया। मुखिया होता है खरवार का ग्राम पंचायत का अधिकारी। गांव के प्रायः सभी मामले जातीय पंचायत द्वारा ही सुलझाए जाते हैं। ठीक है, गांव के सभी मामले को जातीय पंचायत द्वारा सुलझाया जाता है। दो या अधिक गांवों के विवादों का निराकरण अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा किया जाता है। ठीक है, और 4 गांव के पंचायत को चट्टी, 5 गांव के पंचायत को पचौरा और 6 गांव के पंचायत को 7 गांव के पंचायत को सतौरा कहा जाता है। किसमें? खरवार में। 5 गांव के पंचम पंचायत, 5 गांव पंचायत। ठीक है, 5 गांव पंचायत। क्लियर? उसके बाद 4 गांव को चट्टी बोला जाता है, गांव चट्टी। ठीक है, 4 गांव को चट्टी, 5 गांव को पचौरा और 7 गांव को सतौरा। ठीक है, 7 गांव को सतौरा है ना। खरवार में 4 गांव को चट्टी, 5 गांव को पंचायत, 7 गांव को सतौरा, ऐसे करके जानते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा पंचायतों का निर्णय नहीं मानने पर गांव के सभी बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है, पंचायत का निर्णय नहीं मानता है तो उसे गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। क्लियर? खरवार जनजाति में। और यही था आपका आज का अंतिम जनजाति। जो छूट गया होगा वो MCQ में आएगा। ठीक है, MCQ में आएगा और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, MCQ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि हमको क्या करना है और सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी एक वीडियो में, अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।